हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और बी सेफ, स्टे सेफ, अपने घर पे रहना है सबको। और ड्यू टू दिस सिचुएशन, जैसे कि आपको सबको पता हो कि नेक्स्ट वीडियो आज हमारी किस चीज़ के ऊपर रिकॉर्ड होने वाली है, मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। नाम पढ़ के सबको समझ में आ गया होगा। ऑल्दो मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ, इस वाले पोर्शन के ऊपर आप बोल सकते हो कि यस सर, ये हमें नहीं भी पता हो सकता है। और इस वाले पोर्शन को लेकर कोई भी मुझे ये कंप्लेन नहीं करेगा कि सर इस वाले के बारे में हमें नहीं पता है कॉन्सिलिएशन। कभी सुना है पहले कॉन्सिलिएशन नाम? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से ऐसे जरूर होंगे जिनका हैंड रेज होगा यस सर। वहीं से कर दो हैंड रेज, मुझे दिख जाएगा कि यस आप लोगों ने पढ़ा है। कॉन्सिलिएशन आपने सबसे पहले, मतलब जितना मैं बताता हूँ बीइंग अ सीए स्टूडेंट, आपने सबसे पहले वर्ड सुना होगा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, राइट? जैसे कि नाम से पता लग रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। बट एक चीज का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में ये वर्ड का जो ओरिजिन हुआ था, या फिर मैं एक अच्छा वर्ड यूज करूं, लो का वर्ड कॉइंड। ये जो वर्ड कॉइंड हुआ था, मतलब ओराइजन हुआ था, निकल के आया था कहां से? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जहां वर्कर्स का और एम्प्लॉयर्स के बीच में अगर कोई भी स्ट्राइक होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसको रिजोल्व एमिकेबल सेटलमेंट, फ्रेंडली सेटलमेंट, और बोल सकते हैं आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट करना, तो कॉन्सिलेटर को अपॉइंट कर देंगे एंड देन कॉन्सिलेटर उसकी सेटलमेंट करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो कॉन्सिलेटर जो डिसीजन लेगा दैट इज कॉल्ड द अवॉर्ड। तो जो कॉन्सिलेटर जो डिसीजन लेता है, इसके डिसीजन को क्या मैं बोल सकता हूं कि दैट इज कॉल्ड द अवॉर्ड? यस, बेहिजक होके बोल सकते हैं। अभी हमारे सामने कुछ एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक। अभी मैं कुछ टच नहीं कर रहा हूं इस चैप्टर की गहराई को। वेरी बेसिक क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। और क्या हो सकता है? मीनिंग ऑफ मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। सो आज इसके बारे में पहले मैं टच कर रहा हूं कॉन्सिलिएशन, सो दैट कि आप उसकी फैमिली को लेकर अवेयर हो, उस वर्ड के ओरिजिन को लेके। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो चेन है वो क्या है? आर्बिट्रेशन एक्ट। उससे ऊपर ये पहले कहां था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इतना समझ में आ रहा है? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बाद इसने अपना जो रिकॉग्निशन ली, बेसिकली कहां इसका दर्जा दिया गया? आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर। इसके बारे में हमने फुल फ्लैश में इसके बारे में बात की है। फर्दर अब कंपनीज एक्ट ने भी 2013 आने के बाद कंपनीज एक्ट ने भी सेक्शन 442 लेके आया एंड मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन का दोनों का कॉन्सेप्ट लेके आया। बट उसके बारे में भी बाद में, फिलहाल के लिए कुछ 2-3 बातें हो जाएं। कॉन्सिलिएशन कौन करता है? जो उसमें अपॉइंट करते हैं, जैसे हाई कोर्ट में कौन अपॉइंट होते हैं? जज। मतलब बेसिकली कोर्ट में कौन अपॉइंट होते हैं? जज। ऐसे ही जो भी सिविल मैटर्स, पहली बात तो ये मेडिएशन और कॉन्सिलिएशन किनका होगा? ओनली सिविल मैटर्स। जैसे सेटलमेंट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स का था, इसी तरीके से मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स का ही होता है। बट सेटलमेंट जो सिस्टम था वो अभी तक कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं आया, वो अभी तक सेबी लॉ के अंदर आया था, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, कॉन्सेप्ट नंबर 2। बट यस, मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन जो कॉन्सेप्ट है वो कंपनीज एक्ट ने ऑप्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस बीच में इतना मेनली ये डिफरेंस अगर हम मान के चले कॉन्सिलिएशन एंड मेडिएशन के बीच में, पहली बात तो ये सुन लो, जो कॉन्सिलेटर जो होता है ना, कॉन्सिलेटर क्या करता है? जस्ट पार्टीज की हेल्प करता है। पार्टी को एक हेल्प करेगा, ऑल्दो सॉल्यूशन पार्टी ही करेंगी, पार्टीज ही क्या करेंगी? बेसिकली हेल्प करेगा नहीं। प्लस अगर मैं रिपीट करता हूं, सॉरी, आई एम सॉरी, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया। कॉन्सिलेटर का मतलब ना कि सिर्फ हेल्प करेगा, दैट मींस फैसिलिटेट करेगा, ना कि सिर्फ हेल्प करेगा, बल्कि उनको बताएगा भी, सजेस्ट भी करेगा किस तरीके से आप एक वर्केबल सॉल्यूशन तक आ सकते हो, किस तरीके से दो कंटेंडिंग पार्टीज, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप एक नतीजे तक, सो दैट जो दोनों के लिए अच्छा रहे, एक सॉल्यूशन। लाइक अब आपको मेरी 1 करोड़ की पेमेंट देनी है, आप मेरी दे नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूं मेरी दो, आप कह रहे हो भाई मेरे पास है नहीं, हम दोनों मिलके कॉन्सिलिएशन के पास पहुंच गए। देन कॉन्सिलेटर क्या करेगा? एक काम करो, आपके पास जो घर है वो इनको दे दो, अंकुश को, एंड देन प्लस में कुछ अमाउंट लेफ्ट रह गया वो आप दे दो। तो मतलब इस तरीके का कोई सॉल्यूशन बता देना, तो ये क्या है? कॉन्सिलेटर। तो बोल सकते हैं कि कॉन्सिलेटर क्या करेगा? टर्म्स सजेस्ट भी करेगा, टू ब्रिंग द पार्टीज एट ए वर्केबल सॉल्यूशन। टर्म्स सजेस्ट करेगा, अच्छा, ना कि सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा। कॉन्सिलेटर क्या करेगा? ये सारे टर्म्स मैं लिखवा दूंगा, सुन लो बस अभी। ना कि सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा, हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, बल्कि पार्टीज को टर्म्स सजेस्ट भी करेगा। ना कि सिर्फ सजेस्ट करेगा बल्कि डिटरमाइन भी करेगा कैसे वहां तक पहुंचना है। इवैल्यूएटर का भी काम करेगा, फैसिलिटेटर का भी काम करेगा, और इंटरवेनर मतलब बीच में मीडियोकर का भी काम करेगा। कौन? कॉन्सिलेटर। जो डिसीजन देगा उसके डिसीजन को क्या बोल देंगे? अवॉर्ड। अच्छा, कॉन्सिलेटर को जब डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसके बाद स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जाता है। क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। किसको? कॉन्सिलेटर को। बट इन विपरीत अगर हम बात करें कौन इसकी
किसकी? मेडिएशन की। मेडिएशन में बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाएगा। पहली बात तो ये, इसका जो ओरिजिन था, जैसे कि हमने इसमें बात की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, देन आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन, ये पहले कहीं नहीं था। देन सीपीसी के अंदर अमेंडमेंट की गई और इसको रिकॉग्नाइज किया गया सीपीसी के अंदर ही, मतलब अब कोर्ट ही इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बेसिकली कोर्ट आउटसाइड द कोर्ट जाके सेटलमेंट करने को सीपीसी। इसके बारे में और इन डेप्थ में एक दो पॉइंट और बताने के बाद आपको एक वे बताऊंगा, एक बैकग्राउंड क्या होता है, बेसिकली कहां फॉलो करेंगे मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। बट यस, जो अभी मैंने आपको डिफरेंसेस बोले, ये जो डिसीजन लेगा ये बेसिकली अवॉर्ड नहीं होगा, ये एक सेटलमेंट होगा, बेसिकली ये एक एग्रीमेंट होगा। सेटलमेंट भी वर्ड यूज करना थोड़ा सा गलत होगा, वेट फॉर अ व्हाइल। ये एक एग्रीमेंट होगा विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्यों? क्योंकि यहां जस्ट दोनों पार्टीज ही डिसाइड करेंगे कि हमें कहां तक जाना है। यहां जो मेडिएटर होगा, मेडिएटर जो होगा ये सजेस्ट नहीं करेगा, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को सजेस्ट नहीं करेगा, बट यस यहां सजेस्ट किया जाएगा। मैंने आपको पहले बोला ये सिर्फ एक्ट एज, ओनली एक्ट एज, ये सब कुछ नीचे लिखा भी और मैं आपको इन शॉर्ट टेबल फॉर्म में लिखवाऊंगा भी। एक्ट एज फैसिलिटेटर, ये सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा, बट ये सिर्फ फैसिलिटेटर का काम नहीं करेगा, ये आपको एक्ट एज फैसिलिटेटर प्लस इवेल्युएटर प्लस इंटरव्यूअर, मतलब मीडियोकर का भी काम करेगा। इतना समझ में आ रहा है? ये तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बना के दिया जाएगा, उसी के ऊपर फॉलो करता रहेगा, बस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इसमें क्या था? कॉन्सिलेटर टू ब्रिंग्स द पार्टीज टू ए वर्केबल सॉल्यूशन। इसमें क्या है? असिस्ट करेगा, जस्ट ये असिस्ट करेगा कि पार्टीज अपना सुलझा लो बैठ के, एंड फाइनली अच्छा वट एवर द केस में भी मेडिएशन हो या कॉन्सिलिएशन हो, जो इनका प्रोसेस होगा बड़ा कॉन्फिडेंशियल होगा। मतलब जो भी हियरिंग्स, जो भी आपने डिस्क्लोजर्स दिए हैं कॉन्सिलेटर या मेडिएटर के सामने, वो कभी भी बाहर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, या वो कभी भी कोर्ट के सामने डिस्क्लोज, जिसके भी सामने आपकी हियरिंग्स पेंडिंग है। बेसिकली पेंडिंग जो मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बर्डन कम करता है, ध्यान से सुनने वर्ड, ये बर्डन कम करता है कोर्ट का नहीं, ये बर्डन कम करता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज का। समझ गए होंगे? सो दैट कि जो मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन है ये सिर्फ सिविल मैटर्स में लगेगा, क्रिमिनल में लगेगा। पहली बात तो ये। अच्छा, जब आप ना इसमें रूल 29 पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट का रूल 29 पढ़ोगे, जब आपको लास्ट रूल ऑफ दिस चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट रूल पढ़ोगे, तो वहां आपको बताया जाएगा कि किन किन मैटर में मेडिएशन और कॉन्सिलिएशन लगेगा। बट फिलहाल के लिए ये सिर्फ सिविल मैटर्स में लगेगा, और सारे सिविल में नहीं, कुछ बताए गए हैं उन सिविल में लगेगा, कंपनी लॉ के अंदर। तो और क्या बोला गया है कि कहां कहां ये वाला मैटर में बेसिकली हमारा बेसिकली अगर हम बात करें इसमें, तो कि मेडिएशन और कॉन्सिलिएशन जो हमारे हैं, इनके बारे में अगर डिफरेंस मांगते हैं तो हम डिफरेंस मैंने आपके लिए पूरा प्रिपेयर किया है, मैं आपको लिखवा दूंगा अभी क्लास के अंदर ही। सो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो, बस थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर मैं बात करूं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, तो इंडिया में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम दो तरीके से हो सकता है। एक तो जुडिशियल बॉडीज के सामने, सब बच्चों को पता होगा, और एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज के सामने, है ना? अच्छा, जुडिशियल बॉडीज के सामने तो आपने सुना ही होगा सिस्टम, सिविल मैटर भी जा सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स भी जा सकते हैं, और लास्ट कोई भी रिवेन्यू मैटर्स हैं वो भी जा सकते हैं, सबको पता है। लेकिन क्वासी जुडिशियल बॉडीज के सामने मेनली सिर्फ कौन से मैटर जाते हैं? सिविल मैटर्स, जैसे कि एनसीएलटी, सेबी, इनकी बात की जा रही है। आप देखो ध्यान से इधर, अब जो ये मैटर्स होते हैं ना, इनको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ट्रिब्यूनल के सामने ले जाएं, या फिर इनके लिए कोर्ट ने एक ऑप्शन और रखा, सर आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम को फॉलो कर लो। इसका मतलब एडीआरएस, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। तो आप इनके लिए क्या यूज कर लो? एडीआरएस, या फिर आप ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। तो ये वाला मैटर्स अगर हम बात करें, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तो आपको क्या चलेगी? प्रोसीडिंग्स, जो अब तक हम पढ़ते आए, रेगुलेटरी एक्शन लेना एंड ऑल दैट।
जबकि हमने बात की थी चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे रिलीफ एंड रेमेडीज। बट अगर आपको वो प्रोसीडिंग्स नहीं चलानी तो आपके लिए एक और वे, स्मॉलेस्ट वे, शॉर्टेस्ट वे लेके आए जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज के फंक्शंस के बर्डन को थोड़ा सा कम करेगा। और क्या कॉन्सेप्ट लेकर है? एआई एडीआर। अब एडीआर की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पेज पे, एडीआरएस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे। एक तो आर्बिट्रेटर, एक सेटलमेंट, एक मेडिएशन एंड द लास्ट वन इज कॉन्सिलिएशन। अब ये वाला हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, ये वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहा सेवी लॉज में हमने लास्ट टॉपिक ही पढ़ा है। और ये वाला आज हम पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हमारा जो मेन इन डेप्थ बताया गया सेक्शन 442 के बारे में बात की गई है अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट। देन अब देखते हैं इसके बारे में, आपको डिफरेंसेस लिखवाता हूं एंड देन आप पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। लिखना स्टार्ट करो डिफरेंस। वो डिफरेंस लिखने के बाद आपको जो पहला पेज बेसिक दिया गया है और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपको बिल्कुल ऐसे फटाफट टिप्स पे सारा का सारा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्लेन काम होगा जस्ट इन चीजों की इंटरप्रिटेशन करना, फिर आपको पूरा का पूरा बेसिक मीनिंग समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद मैं कंपनी लॉ वाला आपको समझाऊंगा। देखो एक बार लिख लो अभी फिलहाल के लिए। बस स्टार्टिंग में कर रहा हूं मेडिएशन से। कॉन्सिलिएशन लिखो। मेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ resolving issues between parties wherein a third party, वो थर्ड पार्टी का करेगी, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, ओनली वर्ड यूज किया मैंने, असिस्ट देम, इनकी हेल्प करेगी इन, क्या टू रीच बोल सकते हैं, इन अराइविंग एट एन एग्रीमेंट। क्या बोल सकते हैं ना, इनके बीच में जो होगा वो क्या होगा, एग्रीमेंट, ना कि कोई भी सेटलमेंट। लेकिन यहां दूसरी पल बात करें, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको इजी हो जाए। इज एन ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, फुल फॉर्म लिखते रहना, इन विच an expert is appointed to settle dispute by persuading, देखो वर्ड ध्यान से, वहां तो कहता है असिस्ट, यहां का मतलब क्या, परसुएड, परसुएड मतलब ब्रिंग, टू ब्रिंग, या ब्रिंग भी कर सकते हैं, मतलब पहुंचाना, हेल्प करना पार्टीज की, परसुएड या ब्रिंग पार्टीज टू रीच, बोला है ना, पहुंचाना पार्टीज को, टू ब्रिंग पार्टीज टू रीच एग्रीमेंट। लेकिन ध्यान रखना ये बात, यहां सिर्फ असिस्ट किया जाएगा, यानी एक्ट एज, मैं बोल सकता हूं फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट का काम करेगा, LITAT। लेकिन यहां सिर्फ ना कि सिर्फ फैसिलिटेट, प्लस उनको समझाएगा, सपोर्ट करेगा और उनको बताएगा भी कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर लो। बट यहां सिर्फ जो उन्होंने डिसाइड की है हेल्प कर देगा, भाई ऐसे ऐसे डिसाइड कर लो। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखो इधर, इसको कौन गवर्न करता है, CPC 1908। इसको कौन गवर्न करता है, गवर्निंग एक्ट इसका आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। आगे मैंने आपको एक चीज बोली थी, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, मेडिएशन कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कॉन्सिलिएशन कॉन्फिडेंशियल रहेगा। लेकिन जो मेडिएशन कॉन्फिडेंशियलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी दैट डिपेंड्स कर देने, डिपेंडेंट नहीं, डिपेंड्स अपॉन ट्रस्ट।
किसके ऊपर डिपेंड है? ट्रस्ट, बस जस्ट कोई पेपर फॉर्म में नहीं, ट्रस्ट के फॉर्म में, मतलब ट्रस्ट विश्वास के ऊपर है बस कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन यहां कॉन्फिडेंशियलिटी whose किस एक्सटेंट तक होगी? whose extent is fixed by law। तो आर्बिट्रेशन ने बताया कि सर आपको इन मैटर्स के ऊपर कॉन्फिडेंशियल रहना है। जैसे अभी आप कंपनी लॉ का सेक्शन 442 और साथ में रूल्स पढ़ोगे तो वहां आप देखोगे कि इन मैटर्स को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, आपको डिस्क्लोज नहीं करना है इन बातों को। फिर आगे एक्ट एज, ये वाली बात को ध्यान रखना थोड़ा सा, फैसिलिटेटर, ओनली फैसिलिटेटर का काम करेगा। लेकिन यहां एक्ट एज फैसिलिटेटर, इवेल्युएटर एंड इंटरवेनर। लास्ट सेकेंड अगर इसकी बात करें, नेक्स्ट पेज पे मैं लेके चलता हूं आपको। फाइनलिंग के बीच में क्या होगा? मेडिएशन में एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, बट कॉन्सिलिएशन में क्या होगा? सेटलमेंट एग्रीमेंट। और यू कैन सी दैट अवॉर्ड, जिसके अगेंस्ट आर्बिट्रेशन में आपने पढ़ा, जिसके अगेंस्ट अपील नहीं जाती। लास्ट, इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन ये इट इज एग्जीक्यूटेबल, मान लिया जाएगा जैसे कि डिक्री है, एग्जीक्यूटेबल एज डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। इसको हम एज ए कोर्ट की डिग्री मान के चलेंगे। तो ये डिफरेंस आपको सबको कहीं पे भी आ जाए, ये डिफरेंस लिखाना। और उसके बाद मैं अभी आपको और इन डेप्थ करवा रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। एडीआर से कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज के फंक्शंस को कम करने के लिए कभी भी कोर्ट के फंक्शंस जो हैं वहां हम एडीआरएस नहीं लगा सकते। एडीआरएस हम कभी भी नहीं लगाएंगे कोर्ट के फंक्शंस पे। क्वासी जुडिशियल बॉडी के केस में हम एडीआरएस लगा सकते हैं। डन? तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको बेसिक। अब एक बार आ जाओ थोड़ा सा डेफिनेशन पोर्शन पे, जो हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है डेफिनेशन पोर्शन आज, मतलब थोड़ा सा क्या बेसिकली आज वाली क्लास में मैं पूरा का पूरा बेसिक खत्म करने वाला हूं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, मेडिएशन एंड कंसोलिएशन हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। तकरीबन सब देशों में अपनी बेसिकली बोल सकते हैं पॉपुलैरिटी को कर चुका है आज के दिन। इन इंडिया द कंसोलिएशन प्रोसेस, अभी बात किसकी की जा रही है? ओनली कंसोलिएशन प्रोसेस की। was introduced in the Industrial Dispute Act, बता चुका हूं मैं आपको, later under the Arbitration Conciliation। आगे बढ़ते हैं। In 1999 mediation was specifically recognized in amendment made to the CPC। Ever since, आज से पहले कभी भी कोर्ट को कभी भी एम्पावर नहीं कि देखा गया था कि वो रेफर करे कि कोई भी केस अगर उसके पास भी आए थ्रू मेडिएशन एंड कंसिलिएशन तो पार्टीज को बोल सकते हैं जाओ, और इफ द कोर्ट फील्स द केस हैव एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, या तो पार्टीज बोल दे कि सर हम बाहर करना चाह रहे हैं आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट, या फिर सेटलमेंट का एलिमेंट लगे। तो एक बात ध्यान रखना, कंसिलिएशन कभी भी कोर्ट के पास नहीं जाएगा, मेडिएशन जो होगा वो कोर्ट कर सकती है, और एक न्यूट्रल पर्सन को एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर देगी कि आप इनका मैटर को रिजोल्व कर लो। आगे देखो, मीनिंग ऑफ मेडिएशन, ध्यान से सुनना। द टर्म मेडिएशन हैज बीन डिफाइंड अंडर द ब्लैक लॉ डिक्शनरी एज एन एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी का एक्ट है, ये मैं ये लिख देता हूं आपको और कन्वीनियंट होगा, एन एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन पार्टी हु इंटरफेयर। देखो मेडिएशन है, ध्यान से, ये जस्ट सपोर्ट करता है, मतलब ये जस्ट हेल्प करेगा, ना कि आपको इवैल्यूएट करके बताएगा। बिटवीन टू कंटेंडिंग पार्टीज, बिटवीन टू कंटेंडिंग पार्टीज विद अ व्यू टू रिकंसाइल। अच्छा, वर्ड पे फोकस करना, इसका मीनिंग अभी लिखवाता हूं आपको। रिकंसाइल देम और परसुएड देम टू एडजस्ट और सेटल देयर डिस्प्यूट। इसका मतलब देखो अब तक क्या पढ़ के लग रहा है? एन एक्ट ऑफ ए थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन का काम है जो इंटरफेयर करेगा दो कंटेंडिंग पार्टीज के बीच में, एक पार्टी बोल रही है मेरा, एक बोल रहा है मेरा, विद ए व्यू टू रिकंसाइल देम, किस क्या सोच रखी है उनके बीच में, एक तरह से बिचौलिया काम करेगा, रिकंसाइल करना, उन दोनों को क्या करना, टू मेक, यही लैंग्वेज देख लो पूरा अच्छे से समझ में आएगा,
टू मेक पीपल बिकम फ्रेंड्स आफ्टर अगेन, मतलब फ्रेंड्स दोबारा से बना देना अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। तो अब दोनों ने लड़ाइयां कर ली, आर्ग्यूमेंट कर लिया, उसके बाद दोनों को फ्रेंड बना देना, इस तरीके से रिकंसाइल कर देना। ये माइंड में सोच रखे कि दोनों को फ्रेंडली डिस्प्यूट रिजोल्व करना है। दूसरा, या फिर टू मेक somebody do something by giving him या her good reason। भाई आपको ऐसा करना चाहिए और आपको ये करने के लिए मैं आपको इतना अच्छा रीजन भी दे रहा हूं कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए, सो दैट आपके बीच में लड़ाइयां खत्म हो जाए। टू एडजस्ट, सो दैट एक एडजस्ट कर ले, दोनों एडजस्ट कर ले और सेटल कर ले अपने डिस्प्यूट्स को। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये बस सोच रखना है कि भाई दोनों आपस में बैठ के सुलझा लो। कोर्ट के चेहरे के चक्कर में पड़ोगे तो और ज्यादा मैटर आगे बढ़ेगा। सो दैट बस आपके बीच में एमिकेबल सेटलमेंट, एक फ्रेंडली सेटलमेंट हो जाए और आपके रिश्ते भी खराब ना रहे। बस ये सोच से मेडिएशन का कॉन्सेप्ट बीच में आया। लेकिन जो कॉन्सिलेशन है वो क्या है, देखो ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, ध्यान से, एक वो प्रोसेस है जिसमें एडजस्ट करते हैं और सेटलिंग डिस्प्यूट इन अ फ्रेंडली मैनर थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मींस। बात आ गई ना, इस वाले वर्ड को पकड़ के बैठ जाना, थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मींस, कहने का मतलब आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट। तो यहां तक पढ़ के आपको ना कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आप बोलोगे सर यहां से तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ये प्योरली क्राइम करने वाली चीज है। बोल रहे रिकंसाइल कर देना, परसुएड कर देना मेडिएशन में है, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल मींस के तरीके से करना है क्या हमारा कॉन्सिलेशन है। ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर आ जाओ, ये कंफ्यूज मत होना। वहां मैंने पहले मेडिएशन लिखवाया है, फिर बाद में कॉन्सिलेशन किया है, बट यहां मैं पहले आपको कॉन्सिलेशन लिखवा रहा हूं, मेडिएशन बाद में कर रहा हूं। वजह इसकी ये है, सो दैट मैंने जो नीचे किया है इट का मतलब क्या है, हमारा मेडिएशन है। मैं कर ही देता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। ये देख लो इधर, कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होगा, कॉन्सिलेटर ब्रिंग्स, देखो यही तो बात थी, ब्रिंग्स मतलब पहुंचाता है पार्टीज को, द डिस्प्यूटेंट्स एग्रीमेंट थ्रू नेगोशिएशन। भाई ऐसा कर लो, अच्छा चलो ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, कहने का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, आपको सजेस्ट करेगा कि ये काम कर लो, सजेस्ट भी करेगा और आपको बताएगा कि इस तरीके से आप अपनी सेटलमेंट कर सकते हो, तो नेगोशिएट करके दोनों पार्टीज को। फर्दर द कॉन्सिलेटर इज अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द डिस्प्यूट हैज अराइजन। और क्या बोल रहे हैं इसमें, कॉन्सिलेटर तभी अपॉइंट होगा ओनली आफ्टर द डिस्प्यूट हैज अराइजन, जब डिस्प्यूट अराइज हो चुका होगा, और जो भी डिसीजन होगा, द डिसीजन ऑफ द कॉन्सिलेटर इज अवॉर्ड। सब कुछ हो तो चुका है, मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं पहले आपको ना कोई इंट्रोडक्शन नहीं देता तो आप लोगों को आज समझने में दिक्कत होती थोड़ी सी बात, लेकिन अब मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो अगला वाला पॉइंट, मैंने आपको वही चीज बताया था, जो मेडिएशन होगा उसमें क्या होगा, इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। मेडिएशन क्या है, हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, सही बात है। और क्या होगा, मेडिएटर असिस्ट, ना कि वहां पे देखा क्या ब्रिंग्स, यहाँ क्या है असिस्ट, सिर्फ हेल्प करेगा द डिस्प्यूटेंट टू रीच ए नेगोशिएबल सॉल्यूशन। खुद ही पहुंच जाओ नेगोशिएबल सॉल्यूशन तक, मैं हेल्प कर रहा हूं, लेकिन वहां क्या करेगा, नेगोशिएशन करवा के दोनों पार्टीज को बिठा के टर्म्स बता के ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा कर लो। दैट मींस यहां सिर्फ एग्रीमेंट का काम करेगा और यहां सिर्फ एग्रीमेंट का काम नहीं करेगा, सजेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या बोल सकता हूं, सजेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स ऑफ सेटलमेंट कर लो, सजेस्ट टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। यहां सजेस्ट करेगा ऐसा कर लो, लेकिन यहां सिर्फ क्या करेगा, एग्रीमेंट करवाएगा। यहां लेकिन क्या होगा, सो दैट टू रीच, असिस्ट करेगा सो दैट पार्टीज पहुंच जाए, अपने आप से ही पहुंच जाए नेगोशिएबल सेटलमेंट पे। लेकिन वहां क्या था, सेटलमेंट के थ्रू पहुंचाएगा, एक तो पहुंचाना, एक तो पहुंचाने के लिए बस हेल्प कर देना, तो दोनों में डिफरेंस है। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन साइंड एग्रीमेंट, प्रोसेस इनका क्या होगा, बस एक साइंड एग्रीमेंट हो जाएगा, यानी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, अभी तो डिफरेंस में लिखवाया था, जिसको हम एनफोर्सेबल बाय लॉ करेंगे, लेकिन ये क्या था, अवॉर्ड था अपने आप में। Which decides the future behavior of the parties। तो ऐसा एग्रीमेंट जो फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना उसको डिसाइड करे। फर्दर द डिसीजन ऑफ द मेडिएटर इज कॉल्ड सेटलमेंट। तो जो डिसीजन देगा मेडिएटर उसको हम क्या बोल देंगे, सेटलमेंट। एक मैंने ना डिफरेंस आप लोगों को लिखवाया था, उसको एक बार ठीक कर लो यार।
यहां आप, हाँ ये ठीक है, एग्रीमेंट, जिसको हम नाम क्या देंगे, सेटलमेंट का। यहाँ आप सेटलमेंट एग्रीमेंट मत लिखो, बस अवॉर्ड वर्ड लिखो, ये ठीक है, इसको 8 नंबर। यहाँ सेटलमेंट एग्रीमेंट भी कर देना, विच इज एनफोर्समेंट बाय लॉ, ये अवॉर्ड है जिसको हम एज अ डिग्री ऑफ कोर्ट मान के चलेंगे, ठीक है। चलो वेट फॉर अ व्हाइल, इसको थोड़ा सा कैची बनाया जाए सो दैट रिटेन करने में आप लोगों को इजी हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मेडिएशन जो है इज द प्रोसेस बाय विच द पार्टीज टू ए डिस्प्यूट हैव क्लोज्ड डोर डिस्कशन। एक ऐसा प्रोसेस है जहां पार्टी जो डिस्प्यूट है एक दूसरे के लिए जो दरवाजे थे डिस्कस करने के उनको बंद कर देती हैं, पहले से ही बंद कर देती हैं ऑन अ कंटेंटियस इश्यूज। कंटेंटियस का मतलब बोल सकता है लाइकली टू कॉज आर्गुमेंट्स। लिख लो कंटेंटियस का मतलब क्या है, लिखो, पता नहीं डोंट नो क्यों पेन हाँ चल रहा है। कंटेंटियस का मतलब लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट, ऐसा इशू जहां चांसेस है आर्ग्यूमेंट होने के, अपने डिस्कशन को बंद कर देना, आगे फर्दर हम कोई भी लड़ाइयां झगड़े नहीं करेंगे खुद से। मेडिएशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच पार्टी टू अ डिस्प्यूट हैव क्लोज्ड डोर डिस्कशंस ऑन ए कंटेंटियस, जहां और ज्यादा वाद विवाद होने के चांसेस हैं, उन सारी चीजों को बंद कर देना इज कॉल्ड द मेडिएशन इन अ इन द प्रेजेंस। लेकिन किसके सामने बंद कर देना, न्यूट्रल मेडिएटर, बीच ऐसा पर्सन जो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, उसके सामने। दिस इज द, ध्यान से इस वाले वर्ड को पकड़ लेना, वॉलंटरली प्रोसेस एंड इज अंडरटेकन ओनली, तभी हो सकता है इफ ऑल द पार्टीज आर विलिंग। ध्यान से इस वाली चीज को, तो मैं इसको नहीं काम करता हूं, इफ ऑल द पार्टीज आर विलिंग, तभी ये पॉसिबल है जब सारी की सारी पार्टीज रेडी हो जाएंगे, और वॉलंटरी प्रोसेस है। मेडिएटर हु इज स्पेसिफिकली ट्रेन्ड, मेडिएटर कौन होगा, एक वो पर्सन जो अपने आप में स्पेसिफिकली ट्रेन्ड होगा। वो देखो वर्ड देखो, ध्यान से पढ़ो, क्या करेगा, हेल्प यानी असिस्ट करेगा ओनली द पार्टीज मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, भाई आगे बढ़ो, अपने अपने उससे आगे बढ़ो, टुवर्ड्स असेसिंग वेयर देयर इंटरेस्ट आर, मतलब जहां उनका हित है, जहां उनका सही चीज है वहां उनको पहुंचाना, हेल्प करना वहां तक पहुंचाने में, उनके सॉफ्ट कॉर्नर से निकाल के उनको दो आमने सामने बिठाना, तो यही उनका मेनली ऑब्जेक्टिव है। देन ही शी हेल्प्स द पार्टीज टू डिटरमाइन, यानी मेडिएटर की बात की जा रही है, वो हेल्प करेगा पार्टीज की, सिर्फ हेल्प के बारे में बार बार बात की जा रही है कि असिस्ट करना, ना कि कोई भी उनको ब्रॉड ब्रिंग्स वहां पहुंचाना। डिटरमाइन कि पार्टीज की हेल्प कर रहा है कि वो खुद से डिटरमाइन कर ले, देखो इस वर्ड पे फोकस करना कि डिटरमाइन हाउ द मैटर कैन बी सेटल्ड एग्जामिनिंग वेरियस ऑप्शंस, मतलब वो खुद ही एग्जामिन करेंगे, खुद ही ढूंढेंगे, तो वही चीज की जा रही है, सिर्फ ये हेल्प करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा, यानी एक्ट एज फैसिलिटेटर बोल सकते हैं, एक्ट एज फैसिलिटेटर। तो क्या डिटरमाइन करेगा, यानी इवेल्युएटर का काम करेगा, इवेल्युएशन करेगा नहीं, पार्टीज ही करेंगी, बस वो हेल्प करेगा इवेल्युएशन करने में। क्या इंटरवीनिंग का काम करेगा, एग्जामिन का काम करेगा, नहीं करेगा। अनलाइक फॉर्मल एजुकेटिंग प्रोसेस, मतलब अगर फॉर्मल एजुकेटिंग प्रोसेस की बात करें उसको एक बार साइड कर दो, अनलाइक फॉर्मल एजुकेटिंग प्रोसेस द मेडिएशन नीड नॉट बी कन्फाइंड, देखो एक चीज और ध्यान से, एक वर्ड का ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड, हम बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ऊपर वाले पॉइंट को हम अगर ब्रैकेट में लिखना चाहे एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, या फिर यहां अगर हम बात करें, एक बात, अगर हम कोर्ट में कोई भी मैटर डालते हैं, सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, तो जो भी मैटर हमने डाल के दिए सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिस्कशन होगा, बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ मेडिएशन, मतलब ये सिर्फ कन्फाइंड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो भी इश्यूज रेज किए गए हैं मेडिएटर के सामने, ऑल्दो उसके अलावा भी, बट कैन गो बियॉन्ड टू अदर मैटर्स, उनके अलावा और मैटर्स में भी इसका पावर है। तो ये चीज बोली जा रही है कि ना कि सिर्फ वहां तक, उसके अलावा, बट अगर इसको हम कर दें, आप लोग अपने में हाईलाइट करते रहो, बट कैन गो बियॉन्ड टू अदर मैटर्स द पार्टीज वोंट रिजॉल्व, तो सिर्फ वो नहीं जो उसको केस में बताए गए थे और बाद में रेफर किए गए हैं, उसके अलावा और भी मैटर रिजॉल्व कर सकते हैं। दे कैन आल्सो एग्री टू डिसएग्री, देखो फ्रीज होता बोलने का, वो एग्री हो सकते हैं उन चीजों के ऊपर जिसमें वो पहले डिसएग्री थे, उन इश्यूज के ऊपर, व्हाइल रिजॉल्विंग द रेस्ट। और हो सकता है कि कुछ इश्यूज को लेकर एग्री हो, कुछ को लेकर डिसएग्री हो, और जिनको लेकर वो एग्री हैं
उनको एग्री कर लेते हैं और जिनको लेकर डिसएग्री है उनको छोड़ देंगे, उनको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, या फिर जिनको लेकर पहले वो डिसएग्री थे वो एग्री भी हो सकते हैं। कहने का मतलब इस तरीके से बात की जा रही है। ये सिर्फ वहां तक नहीं, जो लिख दिया बस वहां तक नहीं, उससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं नॉट बी कन्फाइंड टू इशू रेज्ड। तो इन शॉर्ट अगर लिखना है तो नॉट बी कन्फाइंड टू द इशू रेज्ड, सिर्फ वहां तक नहीं है, नॉट बी कन्फाइंड टू द इशू रेज्ड, इसको बल्कि पूरे को ही कर देता हूं मेरे को। ठीक है, आगे बढ़ो। और क्या बोला गया, मेडिएशन जो है वो टाइम बाउंड है 3 महीने, जैसे कंपनी लोग की बात करी जाए 3 महीने प्लस फर्दर एक्सटेंशन 3 महीने। प्राइवेट है, अपने आप में प्राइवेट पर्सन को अपॉइंट करना होगा। कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस, अब ये वर्ड थोड़ा सा अच्छा निकल के सामने आएगा। कॉन्फिडेंशियल के ऊपर आप चैप्टर में भी बारे में बात पढ़ोगे। प्राइवेट का मतलब भी आप चैप्टर में पढ़ोगे, प्राइवेट का मतलब भी आप काफी हद तक चैप्टर में पढ़ोगे कि किसी बाहर वाले पार्टी को नहीं आने दिया जाएगा, अपीयर नहीं किया जाएगा। जब आप पढ़ोगे रूल आई गेस 23 या 19 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन अपीयर हो सकते हैं। 23 भी नहीं है, रूल 22 प्राइवेट का मतलब जब आप कंपनी में पढ़ोगे रूल 22। कॉन्फिडेंशियल का मतलब भी आप पढ़ ही लोगे वहीं पे आसपास। एक्चुअली के रूल्स नंबर मुझे ऐसे रिटेन नहीं है कि रूल नंबर इसके अंदर ये है, बट यस कंटेंट आप सारा पढ़ लोगे वहां। कॉन्फिडेंशियल के लिए भी रूल नंबर जब आएगा तो जब हम देखते हैं, फिलहाल अभी इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंशियल, अभी कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन उनके सामने रखी जाएगी उनको क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा नेगोशिएटर भी और दोनों पार्टीज भी, इंक्लूडिंग मेडिएटर भी, मतलब मेडिएटर भी और दोनों पार्टीज भी। और क्या काम होगा इसका, दिस फैसिलिटेट ए फ्री फ्रैंक डिस्कशन। तो वो कितना प्यारा वर्ड लिखा गया है, क्या करेगा, एक फ्री फ्रैंक डिस्कशन ऑन मैटर्स इन डिस्प्यूट। तो जो भी मैटर इन डिस्प्यूट होगा उसके ऊपर आप फ्री फ्रैंक डिस्कशन कर सकते हो, आपस में बैठ के फ्री फ्रैंक डिस्कशन कर लो ऑन मैटर्स इन डिस्प्यूट। इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब ये चीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, द डिस्कशन कैन नॉट बी ब्रॉट अप बिफोर द कोर्ट इफ, देखो ध्यान से, जो भी उनके बीच में डिस्कशन हुआ है फ्री फ्रैंक डिस्कशन कर लो। और समझने वाली एक बात क्या है, जो भी डिस्कशन हुआ है हम उसको कोर्ट के सामने नहीं बताएंगे अगर इफ द डिस्प्यूट्स आर नॉट रिजॉल्व्ड थ्रू मेडिएशन। हो सकता है भाई आपने आज तो बैठ के फ्री फ्रैंक डिस्कशन कर लिया एक दूसरे के बारे में, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, अब वो मैटर मेडिएशन के थ्रू हो नहीं पाया सेटल। अब उस वाले मैटर में जो भी आपकी डिस्कशन हुआ था, अब ये नहीं कि उसको उठा के हम कोर्ट के सामने बता देंगे, वो हमारे लिए क्या बोला गया है, आप उस डिस्कशन को कॉन्फिडेंशियल रखोगे, उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे। और कोई भी प्राइवेट पार्टी का बाहर वाले का आना मंजूरी नहीं है। हाँ, ऑथराइज्ड पर्सन को आप ला सकते हो, वो भी जो प्रॉपर ऑथराइज किया गया होगा उसी को आप ला सकते हो। चलो जी, द कंसिलिएशन प्रोसेस इज सिमिलर टू मेडिएशन, सेम है, बट द कंसिलिएटर सजेस्ट, देखो यहां ध्यान से, जो कंसिलिएटर होता है वो क्या करता है, सजेस्ट करता है टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। सबको पता है इस बात को, अभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था। ऑन इवैल्यूएशन ऑफ द इश्यूज, और क्या करता है, इवैल्यूएशन भी काम करता है, बताया था मैंने आपको, इवैल्यूएटर का भी काम करता है। डिस्कस्ड बाय द पार्टीज। In mediation, the mediator does not suggest the manner of settlement. Any settlement arrived at using either process is voluntarily. तो जो भी सेटलमेंट होगा, ऊपर भी हमने बात की थी, वो कैसे होगी, वॉलंटरली ही होगी। तो कोई भी सेटलमेंट होगी वो क्या होगी, वॉलंटरली ही होगी। नो सेटलमेंट कैन बी इम्पोज्ड बाय द मेडिएटर और कंसिलिएटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सेटलमेंट जो उन्होंने कर ली वो उनके ऊपर जबरदस्ती थोपी जाएगी, नहीं, थोपी नहीं जाएगी। इम्पोज्ड कोई भी नहीं कर सकता, मतलब बोल सकता है कि मान लो पहले वाले में भी, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको जबरदस्ती किया जाएगा, आपको माननी ही माननी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मेरे लिए मतलब सबसे काम की बात ये वाली, अब तक के लिए सबसे काम की बात मेरे लिए ये वाली, कि कोई भी सेटलमेंट उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया जाएगा, जो भी उन्होंने कर लिया है, अब ये नहीं कि जबरदस्ती मानो। पहली बात, इसमें सजेस्ट नहीं किया जाएगा, इसमें सजेस्ट किया जाएगा। डन है इतना? ये अब तक था हमारा इसका इंट्रोडक्शन, और कंपनीज एक्ट में हम लोग बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो जी, मिलते हैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय, टेक केयर।